अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूएशन ही है हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो कार्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की फ्रॉम यूएसएसआर। In 1991 USSR disintegrated and Russia deliberately left cars। तो आपको पता है कि 1991 में जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वो टूटा और वो जस्ट रशिया की प्रेमिसेस तक ही बाउंड होकर रह गया। तो यूएसएसआर जो था मींस कि जो रशिया है वो इतना उस टाइम पर काबिल नहीं था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली कि वो अपना कोई ऑर्डर जो है वो इन कंट्रीज़ पर या इन्फ्लुएंस जो है वो इन कंट्रीज़ पर रख सके। तो रशिया को आइडिया था कि हमें जो है पहले अपने घर को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने जो कार्स था और जो बाकी रीजन थे जहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस था तो उसको डिलिबरेटली लेफ्ट किया, मीन्स के छोड़ दिया। कार्ड्स आर मोस्टली पुअर बट दे आर वर्किंग टू क्रिएट स्टेबल गवर्नमेंट एंड साउंड इकोनॉमी। तो देखा जाए तो इनको अभी 3 डेकेड्स हुए हैं आज़ादी हासिल किए हुए, तो इनको अभी टाइम लग रहा है कि वो कोई स्टेबल गवर्नमेंट मॉडल या जो साउंड इकोनॉमी है उसको डिवाइस कर सकें। क्योंकि मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले कहा था कि यहाँ पर स्टिल जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो अभी तक है। यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं रशिया की तरफ से। तो इस वजह से इनको एक जो स्टेबल ऑर्डर है वो डिवाइस करने में टाइम लग रहा है। When USSR disintegrated, USSR left more than 400 nuclear weaponries. Some of them returned to USA and Russia and the nuclear reactor was shut down। तो जी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसने यहाँ पर मोर देन 400 न्यूक्लियर जो वेपनरीज हैं उनको छोड़ दिया। तो बाद में कुछ पैक्ट्स के थ्रू ये जो न्यूक्लियर वेपनरीज थे कुछ यूएसएसआर को रिटर्न कर दिए गए, मीन्स कि रशिया को दे दिए गए, और कुछ जो हैं वो यूएसए को दे दिए गए। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनको भी शट डाउन कर दिया गया फ्रॉम दी यूएसएसआर। तो जी अभी से पहले हमने सेंट्रल एशिया के टॉपिक में जो टॉपिक्स कवर किए हैं, मीन्स के उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका जो कल्चरल ऑर्डर है, जो सोशल ऑर्डर है, जो रिलीजियस ऑर्डर है, तो उसको हमने डिस्कस किया। मीन्स के हमने उसकी जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया। बट अभी से हम डिस्कस करते हैं कार्स का करंट स्टेटस और कार से पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है। तो अगर हम करंट स्टेटस ऑफ कार्स को डिस्कस करें तो हमें पता है कि जो कार्स हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ऐसे 3 ममालिक के साथ अटैच्ड हैं जिन पर इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज की गई हैं। ईरान पर ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए ने सैंक्शन लगाई हुई है कि वो ना किसी कंट्री से ट्रेड कर सकता है, ना कोई कंट्री उससे ट्रेड कर सकता है। अफ़गानिस्तान पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से वहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी ने उन लोगों पर सैंक्शन इम्पोज की हुई हैं। और रशिया पर रिसेंटली जब उसने यूक्रेन को इन्वेड किया तो यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पर सैंक्शन इम्पोज की हैं। हाउएवर रशिया इकोनॉमिक predicament after Ukraine war has largely affected Central Asia to a large extent because Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan are remittances dependent countries largely from Russia. The remittances has shrunk by 40% after Western sanctions। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आयरन कर्टन का कि जो सेंट्रल एशियंस पीपल हैं उनको अलाउ नहीं था कि वो अपने जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ किसी किस्म की ट्रेड रख सकें, उनके साथ किसी किस्म की कल्चरल टाइज जो हैं वो रख सकें। तो स्टिल जो रशिया है उसका इन्फ्लुएंस है। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं फ्रॉम ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान वो जो हैं अर्निंग करने के लिए रशिया जाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो कोई उस तरह की इंडस्ट्री है ना कुछ है। पर जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो उस पर यूएसए और जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसने सैंक्शन इम्पोज कर दी हैं, जिसकी वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है वो डिटेरियोरेट हो गई है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिला है सेंट्रल एशिया रीजन पर, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ के लोग हैं वो रशिया जाते थे अच्छी इनकम के लिए। तो जो ये कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली रेमिटेंसेस डिपेंडेंट हो गई थी। मीन्स के वहाँ पर जो लोग काम करते थे वो
अपने अपने कंट्री में पैसे भेजते थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। पर जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तो वहाँ पर भी रशिया पर हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले हैं, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर देखने को मिला है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो स्टार्ट हुई है तो जो रेमिटेंसेस हैं वो 40% जो हैं डाउनफॉल का शिकार हो गए हैं। तो आपको पता है कि जब रेमिटेंसेस जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार हो जाएं तो डॉलर्स आना बंद हो जाते हैं। The Taliban chapter has also raised concerns of rising Islamic fundamentalism in the region. Furthermore, the situation in Afghanistan is counterproductive to Central Asian economy interests from the point of view of getting connected with India's largest market. Now, the Central Asian countries would have to look harder to diversify their economic linkages to reduce dependence on Russia. तो रशिया यूक्रेन वॉर के साथ साथ जब तालिबान ने क्लीन स्वीप किया अफ़गानिस्तान में तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने मोटिवेशन हासिल की फ्रॉम द तालिबान और उन्होंने सेंट्रल एशिया में रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो सोशल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेंट्रल एशिया में, अपने जो बायलैटरल टाइज हैं वो इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। बट जब से तालिबान आए हैं तो जो ट्रेड का सिलसिला है वो रुक गया है। तो इन चीज़ों के जो रेपरकशंस हैं वो हमें सेंट्रल एशियंस रीजन पर देखने को मिले हैं। तो अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इन तमाम वजूहात को देखते हुए मींस कि रशियन यूक्रेन वॉर है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का राइज है, पेंडेमिक है, तो इनको अपनी जो इकॉनमी है वो अब रिवाइव करने की ज़रूरत है, मींस के डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ताकि वो एक साउंड इकॉनमी को अचीव कर सकें। और साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं उनको अब देखना है कि हमें डाइवर्सिफाई तो अपने आप को करना है और साथ ही साथ हमें जो रशिया है उस पर बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो हमें नहीं रहना, क्योंकि उसके जो रेपरकशंस हैं वो इनको बेयर करने पड़ रहे हैं रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से। China being a major influencer and investor in the region would be feasible opportunity for cars to shift their dependency from Russia and cooperate with China to build its ambitious Silk Trade route that will uplift the region again. तो इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन द शेप ऑफ BRI, क्योंकि जो चाइना का प्रोजेक्ट है BRI वो तो मोस्टली डिपेंडेंट ही है सेंट्रल एशिया पे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो रोड नेटवर्क है, जो लैंड नेटवर्क है वो बिल्ड किया जाएगा जो कि यूरोपियन मार्केट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो चाइना जो है वो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और हमने देखा है कि चाइना वैसे भी यहाँ पर BRI के अलावा भी इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस है, वो ये चैलेंजेस हैं कि सेंट्रल एशिया पर रशिया का इन्फ्लुएंस है और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जो एक इतना बड़ा रीजन है जो कि नेचुरली इक्विप्ड रीजन है वो उसके हाथों से निकल के चाइना की तरफ डाइवर्ट हो। Let's discuss Central Asia and Pakistan. Pakistan had not good relations with the Kurds in the past due to Russian influence. However, Pakistan and Kurds have a lot in common, such as religion, history, and culture. After disintegration of USSR, Pakistan provided assistance of $100 million to each country. तो इस लेक्चर के थ्रू आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो कार्स के साथ क्यों हमेशा से सही नहीं रहे ड्यू टू रशियन इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन। और रशिया जो है वो कुछ डेकेड्स तक हॉस्टाइल ही रहा और हम दोनों ने ही हॉस्टिलिटी जो है वो एक दूसरे की तरफ शो की, जिसकी वजह से हमारा कभी भी इन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं रहा।
बट अगर देखा जाए तो बहुत सारी रिजेम्बलेंस जो है वो हमें मिलती है इन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ का जो रिलीजन है वो मोस्टली इस्लाम है और हम भी जो हैं वो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है वो सेम है, हमारा जो कल्चर है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। और इसके साथ साथ जब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो पाकिस्तान ने $100 मिलियन जो है वो प्लेज किया टू ईच कंट्री ऑफ कार्स। During 1990s, no major policy was devised by Pakistani officials to maintain healthy bilateral ties with cars. तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने 1990s में कोई भी एक हेल्थी पॉलिसी जो है वो डिवाइस नहीं की कि वो जो अपने बायलैटरल टाइज हैं वो कार के साथ मजबूत कर सके। और हमें आइडिया है कि हमें मोस्टली जो लोड शेडिंग का मसला है, जो गैस की स्कारसिटी है उसका मसला है, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको चलाने का मसला है, तो वो हम इजीली कार्स के थ्रू जो हैं वो पूरा कर सकते थे अपनी जो शॉर्टफॉल है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। रास्ता भी जो है वो हमें कम लगता है, बीच में छोटी सी ये कॉरिडोर है वखान कॉरिडोर, उसी को हमने क्रॉस करना है और वहाँ से हम जो हैं वो अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते थे, अपनी जो स्कारसिटी है उसको पूरा कर सकते थे, उनकी जो वहाँ पर शॉर्टफॉल है हम उसको पूरा कर सकते थे। मींस कि एक अच्छे बायलैटरल टाइज जो हैं वो क्रिएट कर सकते थे। बट 1990s में आपने देखा कि जिस तरह पावर स्ट्रगल चली है बिटवीन टू पार्टीज़, तो उन पार्टीज़ का जो फोकस है वो मोस्टली रहा ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे था। तो अगर उस टाइम पर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिवाइस कर लेती कार्स के साथ, तो हमें आज हो सकता है जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको बेयर ना करना पड़ता। द रिमूवल ऑफ आयरन कर्टेन प्लेड अ मेजर रोल इन पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो आयरन कर्टेन भी जो है वो भी डिज़ोल्व हुआ। तो हमने देखा कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट हुए, मोस्टली टूरिज़म से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी तबलीगी जमात वगैरह हैं वो वहाँ पर विज़िट करती हैं। In 2018, when Pakistan devised its foreign policy of geo-economic, then they placed Central Asia region on their priority list। तो जी ख्याल आ गया हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, तो जब इन्होंने 2018 में पैराडाइम शिफ्ट लिया फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, तो इन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो डिप्लोमेसी है उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा। ऑल्सो सी पैक एंड बी आर आई आर मेजर फैक्टर्स। तो जो सी पैक और बी आर आई हैं वो मेजर रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं दोनों कंट्रीज़ को क्लोज लाने के लिए। लेट्स डिस्कस पाकिस्तान इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इन दो फील्ड्स में हमें नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज़ स्ट्रेटेजिक। इकोनॉमिकली इस तरह के ऑलमोस्ट जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की पॉपुलेशन है वो 70 टू 80 मिलियन पीपल पर बेस करती है, तो इट इज़ अ ह्यूज मार्केट। और हमारा जो कल्चर है वो सेम है, हमारा रिलीजन जो है वो सेम है, तो हम लोग जो हैं वो एक अच्छी कोऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का इन उज़्बेकिस्तान, और इसी तरह जो बाकी तमाम भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी पाकिस्तानी आइटम जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आपको आइडिया है कि वो एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, तो बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बदले हम वहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो नेचुरल गैसेस के वहाँ पर रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखें तो दोनों पार्टीज़ ही बड़ी बेहतरीन लोकेशन पर लोकेटेड हैं। पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली टच करता है इंडियन ओशन को, और इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है वो डायरेक्टली टच करते हैं यूरोपियन मार्केट्स को। तो दोनों जो हैं वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन पर लोकेटेड हैं, और दोनों जो हैं अगर वो अपने बायलैटरल टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं तो दोनों इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और सेकेंडली हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली क्यों सेंट्रल एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा एड जो है वो डिलीवर कर रहा है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे पहले
कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो टोटली इंडियन कैंप में आ जाए, तो हमें अपने जो बायलैटरल टाइज हैं वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर वो इंडिया के अंडर आ जाते हैं तो फिर हमारा रास्ता जो है टुवर्ड्स यूरोपियन मार्केट तो वो हॉल्ट होने का खदशा पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो Pakistan and Kashmir did not have a fine historic relations because Pakistan has adopted the anti-communist policies, and secondly, the support for Taliban has shattered the region which led to the instability and freedom movement in Central Asia। तो हमारे जो हिस्टोरिक रिलेशंस है वो इस वजह से ज़्यादा बिल्ट नहीं हो सके क्योंकि हमने हमेशा से एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी को ही अडॉप्ट किए रखा है इन द पास्ट। और सेकेंडली, पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है और तालिबान की वजह से जो सेंट्रल एशिया में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तालिबान से मोटिवेशन ली है और उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी किए रखी हैं सेंट्रल एशिया में, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी है वो हॉल्ट का शिकार हो गई है। देन इंडियन फैक्टर इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, और जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशियन रीजन में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो हैं वो उनके साथ एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे और ना ही वो हमारे साथ एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। देन पाकिस्तान लैक्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल टू एंगेज विद कार्स, और एक और बड़ा रीज़न है कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि हम एंगेज कर सकें कार्स के साथ, क्योंकि जो बायलैटरल टाइज हैं वो आपको पता है मोस्टली इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ही बेस करते हैं। तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, मींस कि उनके साथ एंगेज कर सकें, वहाँ पर हम कोई उनसे प्रॉमिस कर सकें कि हम किसी किस्म की इंडस्ट्री लगाएंगे या हम जो हैं वो अपनी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो दिन ब दिन एक्सपोर्ट जो है वो कम किए जा रहे हैं, मोस्टली जो हैं वो हम इंपोर्ट्स पर ही रिलाई किए जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में मीन्स कि हम लोग जो हैं वो वहाँ पर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते, तो हमारे टाइज जो हैं वो कैसे बिल्ट अप हो सकते हैं। देन द न्यू ग्रेड केम इन कार्स में हार्ट पाकिस्तान पॉलिसी फॉर कार्स, तो इसको जो है मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। अगर हम प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो सी पैक एंड बी आर आई कैन कनेक्ट टू एक्टर्स, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जो सी पैक है अगर वो हॉल्ट होता है या वो डिज़ोल्व होता है तो बी आर आई का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होगा, और इसी तरह अगर बी आर आई जो है उसको कुछ होता है तो सी पैक को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चूंकि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं दोनों एक्टर्स में से ही होकर गुजर रहे हैं, तो दोनों को करीब आने की ज़रूरत है और हो सकता है फ्यूचर में दोनों जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करीब आ जाएं, क्योंकि इन दोनों को ड्राइव करने वाला चाइना है और चाइना पे ही दोनों कंट्रीज जो हैं वो अब से रिलाई कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो एक अच्छा रोल प्ले जो है वो कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली कि वो किस तरह रिकन्सिलिएशन जो है वो कर रहा है बिटवीन स्टेट्स, जिस तरह उसने सऊदीया और ईरान को करीब लेके आया है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए वो एफर्ट कर रहा है ताकि वो रिकन्सिलिएशन को कंसीडर करें और इकोनॉमिकली जो है वो अपने आप को डाइवर्स करें। तो हो सकता है कि चाइना जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो आने वाले दिनों में तेज़ कर दे ताकि वो अपने जो ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी कंप्लीट कर ले और दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई कर ले। देन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान कैन क्लोज टू नेशन, तो जिस तरह हमने पहले बात की है कि तालिबान के आने से इन 1996 तो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिज़म थी वो तेज़ हो गई थी सेंट्रल एशियन रीजन में, क्योंकि बहुत सारी जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी, और चूंकि तालिबान पर पूरा असर रसूख था पाकिस्तान का, जिस वजह से जो सेंट्रल एशियन रीजन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया पाकिस्तान के साथ। तो जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है अगर आती है और पाकिस्तान जो है वो तालिबान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अपने आप को अपने साथ बिठाता है और तमाम स्टेट्स के साथ एंगेज करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो करीब आ जाएं। देन द थर्ड वन इज़ SCO इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद कार्स, तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर है SCO का, और ये जो तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी पार्ट हैं, और बल्कि उन्होंने तो फाउंड ही किया SCO को।
तो ये जो है वो एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो साबित हो सकता है दोनों एक्टर्स को करीब लाने के लिए। देन एनर्जी एंड गैस ट्रेड कुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव, और उसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम है, थ्रू मीडिया एंड लिटरेचर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं, और इनको मैंने इस वजह से एलिब्रेट नहीं किया क्योंकि पहले मैंने जो है वो काफ़ी इस चीज़ पर बात कर ली है। और एक और चीज़, मीडिया और लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हैं। वो लोग जो हैं इनकी जो पिक्चर्स हैं मोस्टली वो डबिंग करके देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं। क्योंकि मेरी इंटरेक्शन जो है वो रही है कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया है कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे रीजन पर। तो पाकिस्तान को भी चाहिए उनके साथ एंगेज करें, मीडिया के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू और टूरिज़म के थ्रू। देन हम डिस्कस करते हैं न्यू ग्रेट गेम इन कार्स। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूएसएसआर वर्सेस ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी, देन यूएसएसआर वर्सेस यूएस इन 20th सेंचुरी, यूएस वर्सेस चाइना इन द 20th सेंचुरी। तो ग्रेट गेम ये है कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, ऑयल में, गैस में, और भी बहुत सारे जो प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मींस कि अगर कोई कंट्री जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट कर ले इन पर प्रॉपरली, तो वो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो पहली ग्रेट गेम जो है वो लड़ी गई बिटवीन यूएसएसआर एंड ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी, और ये जो रीजन है ये एक किस्म का बफर जोन भी रहा है बिटवीन टू ग्रेट पावर्स। जैसा कि हमें देखने को मिला 19th सेंचुरी में यूएसएसआर और ब्रिटेन के दरमियान दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट किया ताकि वो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें और उससे अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट दे सकें। देन हमें यूएसएसआर और यूएस के दरमियान एक जो ग्रेट गेम है वो देखने को मिली 20th सेंचुरी में। कोल्ड वार जो है वो आपको पता है कि मोस्टली इसी रीजन में जो है वो खेली गई। देन अब जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस और चाइना जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन पर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल और गैस के तो रिसोर्सेज हैं ही यहाँ पर, बट बहुत सारे ऐसे भी मिनरल्स हैं जो कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो चिप्स वगैरह हैं, जो प्रोसेसर्स वगैरह हैं, उनमें बहुत यूज़फुल है। तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम लोग जो हैं यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें और जो अपनी इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा बूस्ट दे सकें।